साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल। आज मैं आपको विनाश से निर्माण और निर्माण से विनाश की बात बताता हूँ। बात द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, जैसा आप जानते होंगे, आइंस्टीन। आइंस्टीन अल्जाइमर के मरीज भी थे। वो अपना होटल ही भूल जाते थे कि मैं किस होटल में रुका हुआ हूँ, लेकिन वैज्ञानिक बहुत ऊंचे किस्म के थे। आप जानते हैं, उसके बारे में बताने की कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं जरूरत है। उस वैज्ञानिक महोदय का अंतर्गत दो छोटे वैज्ञानिक जो है उनके निर्देशन में काम कर रहे थे। उन्होंने आइंस्टीन को बताया कि अगर एटम अणु को विखंडित किया जाए किसी भी पदार्थ के, तो उससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। बात तो उस समय आइंस्टीन के भी समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक, चूंकि वो भी वैज्ञानिक, अच्छे खासे वैज्ञानिक थे, तो उनकी बात को उन्होंने सपोर्ट किया और बोला आप इस पर काम शुरू करो। उन दोनों वैज्ञानिकों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन पैसा चाहिए। किसी भी प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी भी तथ्य के लिए या किसी भी चीज के लिए हर जगह पैसे की आवश्यकता तो होती है। आइंस्टीन ही उन वैज्ञानिकों की बात समझ सकते थे, कोई राजनीतिक का तो समझने की क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि वैज्ञानिक की बात तो वैज्ञानिक ही समझ सकता है। और उनको ये भी मालूम था कि आइंस्टीन तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोस्त थे और दोनों एक डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ खाना खाना एक बहुत बड़ी बात थी। इससे एक अंतरंग मित्रता का आभास होता है, और अंतरंग मित्र थे। उन्होंने रूजवेल्ट से बात की, क्योंकि पैसा तो चाहिए। पैसा कौन देगा? राजसत्ता देगी। तो रूजवेल्ट से बात किया तो रूजवेल्ट, इतना ज्यादा गहरी दोस्ती थी दोनों में, उन्होंने कहा ले लो पैसा भाई, काम करो। आप क्या कर रहे हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप पैसा ले लीजिए और काम शुरू करिए जो आप करना चाहते हैं। काम शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका तो नहीं आया था, लेकिन अमेरिका को लाया गया जापान के द्वारा। जापान ने एक ही दिन में सुबह सुबह 125 सबमेरीन्स, पनडुब्बियों को डुबा दिया, जो अमेरिका की थी, अमेरिका के तट पर खड़ी थी। और जापानी उस समय खुराफात पर अड़े हुए थे, हिटलर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनकी भी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। फिर अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में कूदना पड़ा। अमेरिका जो है ऐसा देख करके, वो पहले, उससे पहले वो द्वितीय विश्व युद्ध में का पार्टनर नहीं था। अमेरिका भी आ गया द्वितीय विश्व युद्ध में, और वो एक विनाश की बात सोचने लगा दिमाग में। वो अलग बात है कि उसका इतना जल्दी तो विनाश नहीं किया जा सकता था कहीं भी। फिर एक मौका होता है, समय सब कुछ करा देता है। काम हो रहा था परमाणु के विखंडन पर, या एटम बम की बात हो रही थी। एटम बम तो नाम नहीं दिया गया था, लेकिन एक शक्ति का निर्माण हो रहा था। पहले भी पैसा आ चुका था काम चलाने के लिए, और बीच में उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी धनराशि की डिमांड किया गया उन वैज्ञानिकों द्वारा, जिसे आइंस्टीन ने फिर रूजवेल्ट से कहा। उन्होंने, रूजवेल्ट इतना ज्यादा आइंस्टीन को मानता था कि उसने विरोध नहीं किया, लेकिन ये कहा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर से मिल लीजिए डायरेक्ट, और उनको बता दीजिए और कि इतना पैसा चाहिए, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे। जब आइंस्टीन
फाइनेंस मिनिस्टर से मिला तो फाइनेंस मिनिस्टर उबल गया, बहुत क्रोधित हो गया और कहा कि आप क्या बना रहे हैं जो इतने पैसा चाहिए आपको, और यहाँ तो वार चल रहा, सेकेंड मतलब युद्ध चल रहा है और युद्ध में वैसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप क्या बना रहे हैं। ये उसको लगा कि ये बकवास कर रहे हैं। बहरहाल वो जानता था फाइनेंस मिनिस्टर की ये बात जो है राष्ट्रपति तक जाएगी, रूजवेल्ट तक जाएगी और मुझे मजबूर होकर देना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि अच्छा ले जाइए आप पैसा, आप इस्तेमाल करिए। पैसा उसने दे दिया और ये ले आए और वो चीज जिसका खोज हो रहा था वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद उसका परीक्षण होना था, उसका एक्सपेरिमेंट होना था कि क्या तैयार किया आपने और उसका क्या प्रभाव है। तो रूजवेल्ट को आइंस्टीन ले गया या आमंत्रित किया कि आप देख लीजिए क्या चीज तैयार हुआ है। उसका परीक्षण जो है समुद्र में किया गया और जब उसका परीक्षण किया गया तो सैकड़ों मील दूर मछुआरों को बहुत गर्मी मालूम हुई और उनकी समझ में नहीं आया कि इतनी गर्मी कैसे हो गई जबकि हम लोग पानी के अंदर हैं। और जब रूजवेल्ट ने देखा वो विनाशकारी दृश्य तो उसने कहा ये क्या बना दिया आपने, ये तो अजीब है और इसका क्या करेंगे हम। रूजवेल्ट ने कहा कि इसका आप उपयोग युद्ध में भी कर सकते हैं, निर्माण में भी कर सकते हैं। ये शक्ति है, ये एक शक्ति है जिसका आप उपयोग जो है किसी भी काम में कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, निगेटिव भी कर सकते हैं। तो रूजवेल्ट थोड़ा शांत हुए और रूजवेल्ट से आइंस्टीन चूंकि वैज्ञानिक था, राजनेता नहीं था, कुटिल नहीं था, धूर्त नहीं था। राजनेता धूर्त और कुटिल होते हैं, ये उनका काम है, ये उनके गुण में है, ये उनके दिमाग में है। तो उसने आइंस्टीन ने रूजवेल्ट से कमिटमेंट कराया कि आप इसका उपयोग युद्ध में नहीं करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक विनाशकारी दृश्य उपस्थित हो जाएगा। ये बम भी बनाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, नदी की धारा भी मोड़ी जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, एक शक्ति है। ये भारत वाली शक्ति नहीं जो शक्ति की पूजा की जाती है और मूर्ति की पूजा की जाती है और 10 बार 20 बार दिखाया जाता है और सब किया जाता है, वो शक्ति नहीं, ये एक्चुअल में शक्ति है। रूजवेल्ट आइंस्टीन की किसी भी बात का विरोध नहीं करता था। उसने कहा ठीक है, मैं इसका लड़ाई में उपयोग नहीं करूंगा। ये बात जून की है, इलेक्शन भी आ गया, इलेक्शन हुआ और रूजवेल्ट हार गए और ट्रूमैन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। ट्रूमैन ने कहा कि मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है और उसने, उसके राजनेता था, उसके दिमाग में कुटिलता आई और उसने कहा कि इसका यूज मैं अपने हिसाब से करूंगा, किसी के हिसाब से नहीं करूंगा, चाहे वो बनाने वाला ही क्यों ना हो, चाहे बहुत बड़ा वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, कुछ भी हो। और जैसा होता है कि देश के शीर्ष लोग अपना मशविरा करते हैं कि हमारे हाथ में ये चीज़ आई है। 25 जुलाई को ट्रूमैन अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, 6 अगस्त को नागासाकी पर और 9 अगस्त को हिरोशिमा पर उस एटम बम का यूज होता है। और वो विनाश लीला होती है जो प्रकृति के भी नियंत्रण में नहीं रहती। प्रकृति तो सब नियंत्रित करती है, लेकिन कुछ प्रकृति भी विनाश चाहती है कि विनाश नाश नहीं होगा, विनाश नहीं होगा तो सृजन कैसे होगा। दो ही पहलू हैं, एक सृजन है, एक विनाश। विनाश से ही सृजन होता है और सृजन से ही विनाश होता है। तो उसने दोनों का इस्तेमाल कर दिया और पूरा विश्व चकित और स्तब्ध रह गया
और जापान जो उछल कूद मचा रहा था उसने सरेंडर कर दिया, और अलग से एक जापान के साथ अमेरिका ने संधि किया। और ये उस संधि में एक मुख्य चीज ये थी कि जापान सेना नहीं रखेगा, सेना अमेरिका की सेना जापान के लिए लड़ेगी, और आज भी जापान के पास सेना नहीं है। कितने दूरगामी परिणाम हुए, कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई, और आज भी जापान के पास सेना नहीं है। आज भी वो ट्रीटी संधि जो है कायम है, और उस संधि में बहुत सारी बातें हैं, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। तो ये एक एटम बम की एक छोटी सी कहानी है। आइंस्टीन, एटम बम, वो दो वैज्ञानिक, ट्रूमैन, रूजवेल्ट, जापान, नागासाकी और हिरोशिमा। आज भी हिरोशिमा में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, और आज भी हिरोशिमा की दशा प्रकृति भी नहीं सुधार पाती। आदमी भी तो प्रकृति का ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऐसा नहीं है प्रकृति से अलग है। तो इस तरह से जो है प्रकृति में तो होते ही रहते हैं ये सब चीजें। इस तरह से एक इतिहास बन गया एटम बम, और आजकल हर देश के पास हाइड्रोजन बम, एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये और वो तमाम है, जो एक सिलसिला शुरू हुआ, और आज भी हम विनाश के कगार पर खड़े हैं। पहले वाली बात, जो बटेंगे तो कटेंगे, ये दुनिया में भी लागू होती है। अमेरिका भी बटेंगे तो कटेंगे के सिद्धांत पर चलता है, हर देश चलता है, और प्रकृति भी चलती है। तो बटेंगे तो कटेंगे का इस्तेमाल सावधानी से किया जाए तो अच्छा है, और नहीं तो विनाश तो है ही है। विनाश तो आज का भारतीय समाज आप देखेंगे तो निकृष्ट समाजों में इसकी तुलना है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में इतना निकृष्ट समाज किसी देश में नहीं है जितना निकृष्ट समाज यहाँ है। जो साधु सन्यासी वो पॉलिटिक्स करते हैं, जबकि उन्हें लोगों को एक दयालु बनाना चाहिए, लोगों के अंदर एक हिम्मत पैदा करने चाहिए। वो पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स ही नहीं करते, उल्टे सीधे पॉलिटिक्स करते हैं, उल्टे सीधे भाषा का प्रयोग करते हैं, और शासन सत्ता के लिए ललायित रहते हैं। यह बहुत ही भयानक है, ये एटम बम से भी ज़्यादा भयानक है। इसमें हमें कहने में कोई वो नहीं है, और इसका परिणाम आपका भारतीय समाज भुगत रहा है। अब वो भीमराव अंबेडकर की बात छोड़ दीजिए, बुद्ध की बात छोड़ दीजिए, तो इस समाज में कुछ भी नहीं बचा।